हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा, एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और आपका फिजिक्स मेंटर आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। और इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट 2021 का सफर होगा अब और भी आसान। क्लियर है? तो चलिए, लेक्चर पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और सब बच्चों को जिन तक आपको मैसेज पहुंचा सकें प्लीज उनको प्यारे बच्चों मैसेज पहुंचाना है। और इस रेड डॉट पर सब बच्चों की निगाह होनी चाहिए। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए प्यारे बच्चों करते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, आज बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, चैप्टर बहुत शानदार है। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के एस्पेक्ट से, क्योंकि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और ये मैकेनिक्स की श्रृंखला में वर्क पावर एनर्जी के बाद आप इसे कनेक्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास और इसके बाद रोटेशन, और फिर पूरी एक सीरीज आपके सामने बनेगी। तो एक बार इसका और अगर आप फटाफट से रिवाइज कर देंगे तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। चलें प्यारे बच्चों, ए सॉलिड कॉन ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉन फ्रॉम पॉइंट बी। हाँ प्यारे बच्चों, ये कॉन है और कॉन यानी कि सॉलिड कॉन, और सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? यस, बेस से h/4 पर। कितने पर बेटे? बेस से h/4 पर। क्लियर है? जहां h इसकी टोटल हाइट है। क्या टोटल हाइट आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है? यस सर। तो क्या बेटे h/4 करेंगे तो क्या h/4 से यह आ जाएगा 40/4, दैट कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन 10 सेंटीमीटर सही है। आशा करता हूं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। कौन सा कौन था सर? ये सॉलिड कौन है। इसी तरह से प्यारे बच्चों बहुत सारी जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? सेंटर ऑफ मास होते हैं। आइए मैं आपको फटाफट से याद दिला देता हूं। अच्छा, ये इसका मैंने इस बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल वाला भी लिया है। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान से समझें। जैसे अगर कोई यूनिफॉर्म डेंसिटी की रॉड है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी की जो रॉड होती है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? मिड पॉइंट पर, यानी कि L/2 पर होता है प्यारे बच्चों। अगर ये कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, कैसी रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सर ये होता है 2r/पाई पर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर एक सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाए, यस, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है ये होता है प्यारे बच्चों 4r/3 पाई पर। कहां पर होता है? 4r/3 पाई पर। किसी ट्रायंगुलर प्लेट की अगर अपन बात करें तो बेटे जो ट्रायंगुलर प्लेट होती है, यस, इट इज ए ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है प्यारे बच्चों, ये 2:1 में डिवाइड करता है इसकी हाइट को। तो सर ये कहाँ होता है? ये बेस से h/3 पर होता है। और एपेक्स से कहाँ पर होता है? सर यहाँ से होता है 2h/3 पर। अब बचा क्या है? यस सर, अब बचा है होलो हेमिस्फेयर। तो जो होलो हेमिस्फेयर होता है, यस, क्या ये होलो हेमिस्फेयर है प्यारे बच्चों? इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ये होता है r/2 पर। दिस इज होलो हेमी स्फेयर। क्लियर स्टूडेंट्स? और एक बचा आखिरी वाला, कौन सा? सॉलिड हेमिस्फेयर। ये सॉलिड वाला ना। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे क्या? चलो मैं ही बता देता हूँ। हाँ जी, व्हाट्स तो फटाफटा दो। सर 3r/8 पर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? और सर सॉलिड कौन तो हमने अभी कर ही लिया है ना? फिर भी यहाँ बना देता हूँ साइड में। ये है एक सॉलिड कौन, और सॉलिड कौन का जो सेंटर ऑफ मास होता है प्यारे बच्चों ये होता है h/4 पर। तो क्लियर है? आशा करता हूं ये सारे रिजल्ट्स हमने देख लिए होंगे, हल्के हल्के से याद आ गए होंगे। चाहे वो सेमी सर्कुलर रिंग हो, चाहे वो सेमी सर्कुलर डिस्क हो, ये सारे रिजल्ट्स आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। आहा, शानदार सवाल है भाई। बड़ा देखने में देखो कितना अजीब सा लग रहा है। इस इन कमाल की बात है, इस चैप्टर के अंदर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, ये तो आप सभी समझते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे हैं, बहुत कंसेप्चुअल हैं।
Choose the correct statement about the center of mass CM of a system of two particles. The center of mass lies on the line joining of the two particles midway between them. द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट अ पॉइंट हुज डिस्टेंस। ये दुनिया भर की बातें। एक काम करते हैं, पहले डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं, फिर ये चारों की चारों चीजें जो चार ऑप्शंस हैं इनको टैली करके प्यारे बच्चों सही ऑप्शन तक हम लोग पहुंचने वाले होंगे। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, यस, अगर ये कोई टू पार्टिकल सिस्टम है, आपको दिख रहा है टू पार्टिकल सिस्टम, यस सर, ये M1 है, ये M2 है। हाँ स्टूडेंट, ये M1 है, ये M2 है। हाँ जी, और M1 M2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटे? सर इनके बीच की डिस्टेंस D दिखाई दे रही है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। M1 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस R1 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हाँ बेटे किसकी? यस प्लीज ध्यान दें, वी आर टॉकिंग अबाउट टू पार्टिकल सिस्टम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट क्या? टू पार्टिकल सिस्टम। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सवाल सीधे सीधे टू पार्टिकल सिस्टम पे उठ के आ जाता है। तो टू पार्टिकल सिस्टम में ये M1 है, ये M2 है, टू पार्टिकल सिस्टम है। ये मेरा सूरज है, ये मेरी धरती है ना भाई, ये मेरा धरती है, ये मेरा चंदा है। यानी कि कोई भी टू पार्टिकल सिस्टम, जैसे डंबल है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल, बहुत काम आने वाला है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों? D हो गई। M1 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस R1 है, और M2 के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर R2 हो तो M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2। बेटे ये होता है, ओके, इज दैट क्लियर? और यहां से M1 M2 का जो रेशियो है, देखो बेटे R2 बाई R1 के रेशियो में आ रहा है, यानी कि इनवर्स रेशियो में है। यस, किसके रेशियो में है? इनवर्स रेशियो में है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा रिजल्ट मैं आपको और बता दूं। क्या? एक रिजल्ट ये है कि अगर ये डिस्टेंस D की टर्म में मुझे R1 R2 को निकालना हो तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पे और लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? क्या? दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू D। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं इन दोनों को, तो देखो ये दो मेरे पास रिजल्ट आते हैं। कौन से दो रिजल्ट आते हैं मेरे पास? सर मेरे पास एक रिजल्ट आता है M2D अपॉन M1 प्लस M2, और एक आता है M1D अपॉन M1 प्लस M2। याद करने का तरीका, M1 प्लस M2 तो दोनों में होगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं सेंटर ऑफ मास से M1 की डिस्टेंस निकाल सकता हूं, और सेंटर ऑफ मास से M2 की डिस्टेंस निकाल सकता हूं तब जबकि मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई हो प्यारे बच्चों। ओके चलो जी, फटाफट से मिलाते रहना सारे ऑप्शन। द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू पार्टिकल्स, यस, बट नॉट मिडवे, बीचों बीच नहीं। हाँ ये ध्यान रख लेना, इस पे लाई तो करता है इस लाइन पर, लेकिन बीचों बीच लाई करे ये जरूरी नहीं होता है। ये तो उल्टा है। क्या? मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर मास ज्यादा तो आर कम, मास कम तो आर ज्यादा। यानी कि सर जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी ये डिस्टेंस कम होती है अगर ये मास बड़ा होता है। तो बड़ा मास कम डिस्टेंस, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बड़े वाले के पास में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, तो ये तो मिडवे की वजह से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है भाई ये गलत हो गया है। द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग, यस एग्जैक्टली, पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच पार्टिकल is inversely proportional to the mass of that particle. Yes, क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो बाकी बेटे बहुत सारी चीजें हैं, आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं इन पॉइंट्स को। यस, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं, जरा ध्यान से समझें क्या है इन पॉइंट्स में, क्या खास बात है प्यारे बच्चों। हाँ जी, अगर मान लीजिए ये M है और ये M है बेटे, इक्वल मासेस है। कैसे मासेस हैं? इक्वल, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर M1 इज इक्वल्स टू M2 तो इक्वल मास होने पर जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटे मिड पॉइंट पर क्या करता है? लाई करता है। क्लियर है ना? क्योंकि क्या बताया था सर ने? सर ने बताया था दैट M2 अपॉन दैट M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। इफ M1 इज इक्वल्स टू M2 तो क्या बेटे ये रेशियो कितना आ गया? सर ये 1:1 आ जाएगा, तो R2 इक्वल टू R1 आ गया। और R1 अगर किसके बराबर है? R2 के बराबर है, तो ये इसका कौन सा पॉइंट होगा? सर ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर M1 बड़ा है M2 से, ये इससे बड़ा है, तो ये डिस्टेंस छोटी होती है, जिसका मास ज्यादा उसकी डिस्टेंस कम। M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, जहां R क्या है? सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है।
तो बेटे अगर आप बताएं मास ज्यादा तो आर कम तो ये इसके पास, इसलिए अगर ये हैवियर और ये लाइटर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ मास इसके पास शिफ्ट हो जाता है। अच्छा R1 R2 याद है या भूल गए, याद है ना? हाँ बेटे R1 R2 याद रखना है, प्लीज इन रिजल्ट को डब्बा बना करके याद कर लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। वाह जी वाह, बहुत शानदार सवाल आ रहा है स्क्रीन पर। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ। बेटे ध्यान देना है, भावुक नहीं होना है, जहां से सेंटर ऑफ मास पूछा गया हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऑब्वियस है, बॉडी के अंदर हमेशा सेम रहती है, लेकिन जिस पॉइंट से पूछा गया है वो भी तो ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? तो आपसे कौन से पॉइंट से पूछ रहा है? इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है सर? इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि ये ओ से पूछ रहा है, तो ये रहा पॉइंट ओ। क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा बेटे आप देख रहे हैं इस तरह की प्लेट, ये टोटल कितना है 8, ये कितना है बेटे 2। तो इस पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास क्या इस पॉइंट पर लाई करेगा? सोचो। यस सर। और क्या एक प्लेट ये दिखाई दे रही है ये वाली, क्या ये 6 है? यस सर। ये 2 होगा क्योंकि पूरा 8 है, तो क्या ये कितना होगा प्यारे बच्चों? सर ये 2 होगा, तो ये भी क्या 2 होगा? तो क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा C2? यस सर। और ये टोटल कितना है बेटे? ये 6 है। कितना है सर? दिस इज 6। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन होगी यहाँ से 3 पर। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो सबसे पहले ओरिजिन पर चलते हैं, इसका डायग्राम ऐसे समझते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये रहा आपका ओरिजिन, दैट इज 0 0 सपोज। तो एक सेंटर ऑफ मास C1 यहाँ पर है, और बेटे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? ये 2 है पूरा, तो क्या ये आधा 1 होगा? यस, दैट वुड बी 1 0, 1। और बेटे ध्यान दो, यहां से नीचे चलने पर ये C2 कहां पर आएगा सर? 3, और ये आ गया 2 यानी कि 5, यानी कि दैट C2 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे 0, 5। मैं जानता हूं क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं इस लाइन ज्वाइनिंग पर लाई करेगा? यस सर। तो जरा देखते हैं, हाँ जी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर। हाँ बेटे, एक फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का होता है, एक्सीएम बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और एक फॉर्मूला होता है YCM बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन, हाँ बेटे m1 प्लस m2। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे मासेस पता लग जाएं तो मैं x1 x2 तो पता लग गई, ये क्या है? व्हाट इज दिस सर? दिस इज x1, this is y1, this is x2 and this is y2। is that clear? तो बेटे क्या मैं x1 x2 तो खत्म, तो xcm का तो खेल ही खत्म, अब केवल क्या बचा है? ycm। अब m1 क्या है? ध्यान देना, ये वाली जो प्लेट है, ये वाली दिखाई दे रही है सबको, ये वाली राइट स्पॉट पर नजर रखो तेजी के साथ, m1 है। और ये क्या है बेटे? m2। तो ये जो m1 है और ये जो m2 है, अगर मुझे इनके मासेस पता लग जाए तो मेरा काम हुआ रखा है। क्लियर है? अच्छा बेटे M1 के का मास लिखते हैं फटाफट से। सर M1 का जो मास होता है प्लेट के लिए, किसके लिए बेटे? प्लेट के लिए। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना है अपने को, जो प्लेट के लिए मासेस होते हैं दैट इज सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। सिग्मा। अब एक बात बताइए, इसका एरिया कितना है सर? 2 × 8, यानी कि 2 × 8 दैट इज 16 सिग्मा। And what about mass of this second plate? This is the second plate. Yes sir, इसका मास है 2 × 6, है ना भाई? ये कितनी है सर? ये 6 है। ये कितना है? 2 है। तो ये हुआ सर सिग्मा इंटू 2 × 6 यानी कि 12 सिग्मा। बस M1 M2 आ गए हैं, YCM निकालना है। क्या सर ने बताया था? M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन, यस, M1 प्लस M2। अच्छा बेटा देखो, इसमें -1 लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्होंने नीचे की वजह से माइनस मान लिया है, तो ठीक है, कन्वेंशनल तरीका ठीक है, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं इधर क्या है? इधर है +x, इधर क्या है? हाँ जी y, इधर क्या है? -x, तो इधर क्या है?
-y, तो इसलिए माइनस लगा सकते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। तो हमने चूंकि यहाँ पर 0,5 लिखा था, तो यहाँ -5 लगा सकते हैं और यहाँ -1 लगा सकते हैं। बस हो गया अपना तो काम। चलो बेटे फटाफट से लिखो 16 सिग्मा इंटू, यस, इंटू -1, और बेटे प्लस, यस सर, 12 सिग्मा, क्योंकि देखो भाई मास रखेंगे यहाँ पे M1 M2 अपॉन, हाँ बेटे, इंटू -5 अपॉन, यस, 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा। क्लियर है प्यारे बच्चों। सॉल्व करेंगे तो -2.7 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन, सर इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्या खास बात है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की, सेंटर ऑफ मास जहां हमें पता है वो नहीं बताना है, जिस पॉइंट से पूछा गया है वहां से बताना है। तो जिस पॉइंट से पूछा जाता है उसको क्या मानना है, ओरिजिन। बाकी इसका कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, और ये वाला फॉर्मूला लगा दो भैया, बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। बहुत शानदार सवाल है भाई। चलिए चलिए चलिए, क्या कह रहा है सवाल में, देखें फटाफट से। हाँ जी, ए कारपेंटर हैज कंस्ट्रक्टेड ए टॉय एज शोन इन द adjacent figure. If the density of the material of the sphere is 12 times that of the cone, then the position of center of mass of the toy बताना है। तो बेटे जो खिलौना आप बना रहे हैं, इस खिलौने का सेंटर ऑफ मास आपको प्यारे बच्चों बनाना है। क्लियर है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्लीज ध्यान से देखें। जो इसके ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। उन ऑप्शंस में आपसे क्या कह रहा है, उन ऑप्शंस में कह रहा है ओ से, किससे, ओ से बताना है। लो जी, ओरिजिन तो आपको मिल गया है। दो पार्टिकल सिस्टम की तरह इसको ट्रीट करना है, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये। जरा बताना सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ बताया था। सर सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास आपने बताया था H/4 पर। कहाँ बताया था बेटे। सर मैंने बताया था H/4 पर। क्लियर है। तो जरा बताओ इसकी हाइट कितनी है। सर इसकी हाइट है 4R। ओके, तो क्या ये आ गया R, बिल्कुल। और क्या इसका सेंटर ऑफ मास C2 यहाँ पर है। यस सर। तो क्या ये R यहाँ तक का, यस सर। और ये कितना, ये 4R है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्लियर है। तो ये 5R आ जाएगा। अब देखो बेटे, अगर इसका मास निकल जाए तो मजा आ जाए, और इसका मास निकल जाए तो भी मजा आ जाए। मास निकालने का बहुत सीधा सा फंडा होता है। बॉडी देखो, और बॉडी के, अगर ये सॉलिड बॉडी है तो इसके वॉल्यूम को यूज करते हैं, अगर कोई सरफेस है तो उसके सिग्मा को यूज करते हैं, और अगर किसी बॉडी की लेंथ है तो उसके लिए लैम्डा यूज करते हैं, है ना बेटे। हमेशा ध्यान रखना है अपने को। ऑन द बिहाफ ऑफ द डायमेंशन, यस, 1D 2D 3D, वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ डेंसिटीज, लैम्डा सिग्मा रो। क्लियर है प्यारे बच्चों। और मास निकालने का सीधा सा तरीका है, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, और रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करें, जिसका जिसका जो मास है वो वॉल्यूम में जाए, तो वो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। चलो बेटे फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जरा बताओ, सबसे पहले ओरिजिन बनाया, यस सर। क्या ये C1 है, जो कहाँ पर है, जो यहाँ से R डिस्टेंस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,R। क्लियर है बेटे। दूसरा, ये स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैं C2 कह रहा हूं, और इस C2 के जो कोऑर्डिनेट होंगे प्यारे बच्चों, इस C2 के कोऑर्डिनेट होंगे 4R और R, यानी कि सर दिस कम्स आउट टू बी, यस, 0,5R। क्लियर है। और ये O मतलब 0,0। क्लियर है। चलो ये 0 तो एक्सीएम का तो खेल खत्म। अब बचा क्या, YCM। तो क्या M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। चलो बेटे फटाफट से Y1 Y2 निकालते हैं स्टूडेंट्स। ये तो सर दे रखे, क्या निकालना है, ये Y1 है, क्या ये Y2। चलो मासेस निकाल लें। चलो बेटे सबसे पहले कोन का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ द कोन, यस, दैट मास ऑफ द कोन इज, यहां से चलते हैं प्यारे बच्चों, दैट मास ऑफ द कोन इज डेंसिटी ऑफ कोन मल्टीप्लाइड बाई इट्स वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। अब एक बात बताइए, क्या इस कोन की रेडियस कितनी है, 2R है। यस, तो रो ऑफ कोन
इंटू 1/3 इंटू, हाँ बेटे, 2r का होल स्क्वायर। और हाइट कितनी है इसकी? सर इसकी हाइट है 4r। कितनी है? 4r। तो इंटू बेटे 4r कर देंगे। इज दैट क्लियर? यस। तो ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी, रो इंटू 4/3 r³ इंटू 8, यानी कि 32/3 पाई रो r³। अब बेटे बात करते हैं, यस, मास ऑफ द स्फीयर निकालना है m2। तो क्या रो ऑफ स्फीयर इनटू इट्स वॉल्यूम इज व्हाट? सर 4/3 पाई r³। और जरा बताएं बेटे स्फीयर का वॉल्यूम कितना दे रखा है? सर इसकी इसकी जो रेडियस है वो भी r है, क्योंकि ये 2r है ना। चलो जी, हो गया अपना काम। तो प्यारे बच्चों फटाफट से यहाँ से, अच्छा कमाल की बात यह है क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो रो ऑफ स्फीयर है, दैट रो ऑफ स्फीयर इज 12 टाइम्स रो ऑफ कोन। ओके, तो अगर अगर रो ऑफ कोन को रो मान लिया जाए तो क्या ये 12 रो हो जाएगा? लो भाई हो गया काम। तो यहाँ बेटे 12 रो इंटू 4/3 पाई r³ लिख देंगे। आशा करता हूँ अब सब बच्चे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अपने पास क्या आ गया है? अपने पास सर m1 आ गया है। ओके, अपने पास क्या बेटे m2 आ गया है। यस सर, m1 आ गया है, m2 आ गया है। और क्या बेटे अपने पास यहाँ से, यस, क्या यहाँ से ये y1 आ गया है? क्या अपने पास ये y2 आ गया है? तो y1 आ गया, y2 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन? मेरा आंसर आ जाएगा दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, मुझे लगता है शायद आप अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, यस, चलिए फटाफट से सॉल्व करें। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। ओके बेटा, लेमिना मतलब प्लेट होती है। ओके, ओरिजिन विद द डायमेंशन एज शोन, द मास ऑफ लेमिना इज इतने केजी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ओरिजिन पता होना चाहिए। यहाँ से पूछ रहा है तो सर इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट पता लग जाए, इसके पता लग जाए, बाकी काम चल जाएगा। और मासेस भी निकालना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मास निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। यस, ये एक प्लेट है, प्लेट के लिए सिग्मा यूज करते हैं। तो क्या सिग्मा इंटू इट्स एरिया। यस बेटे, वन तो ये रहा, क्या ये साइड वन है तो ये साइड भी तो वन होगी। यस सर, तो इट इज ए स्क्वायर प्लेट, तो इसका एरिया हो गया वन का स्क्वायर यानी कि सिग्मा। बेटे इसका मास बताओ। सर इसका मास आ जाएगा ये पूरा, यस देखो ये वन है, ये वन है, तो ये पूरा कितना है? सर ये है 2। तो रेक्टेंगल हुआ 2 × 1 से, तो क्या सिग्मा इंटू 2 यानी कि इट इज 2 सिग्मा। अब चाहिए मुझे कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के और इस पॉइंट के। तो जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो क्या इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे प्यारे बच्चों, ये देखो ये 1 है और ये 1/2 है। हाँ ये पूरा 1 है ना, तो इसका आधा 1/2 हुआ ना, तो ये हुआ 1, 1/2। हाँ जी, कितना? 1, 1/2। और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे, यस, एक्स में तो इतना यानी कि 1/2 और वाई में इतना। हाँ जी, इसका आधा यानी कि A2 के कोऑर्डिनेट आएंगे प्यारे बच्चों। A2 के कोऑर्डिनेट आएंगे 1/2, 3/2। बस हो गया अपना काम। अब देखो भाई, ये पता है, ये पता है, सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपने को? सर अपने को सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है एक XCM का और एक किसका बेटे? YCM का। सो दैट XCM इज M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। बेटे एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेहनत करनी है, टॉप का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हल्के मलके लोगों का काम और हल्की विलिंग पावर वाले लोगों का काम नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। चलो भाई, जिगर चाहिए होता है इन सवालों को करने और समझने के लिए, हालांकि कोई सवाल नहीं है, क्यों भाई? हाँ शाबाश, है ना। तो हो गया बेटा, एक्सियम यहाँ से आ जाएगा,
क्या YCM के लिए M1Y1 प्लस M2Y2 अपॉन M1 प्लस M2 लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। डिटेल सॉल्यूशन इसका यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे 5/6, 5/6, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है? चलिए करते हैं अगला सवाल। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बार बार बताता हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस, और अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं 9829977126, है ना, AV सर। ओके, तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कभी कोई PDF छूट जाए तो PDF ले सकते हैं, और अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज आप उस डाउट को भी इस लेक्चर से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है भाई, टफ कह सकते हो लेकिन पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं ऐसा आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसलिए कराने वाला हूँ प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। सेंटर ऑफ मास में नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होगा। दोनों को करने का एक ही तरीका है प्यारे बच्चों। तो फटाफट से देखें। ए यूनिफॉर्म इस रेड स्पॉट की तरफ नजरें गड़ा के रखें। मैं हूं ना पिक्चर वाला, लेजर लाइट है यहाँ, याद है सुष्मिता सेन? चलिए, ए यूनिफॉर्म रॉड, ओके, थिन रॉड ऑफ लेंथ L is placed along the x-axis such that it's one of the ends at the origin that the linear mass density lambda is lambda not x। तो आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड पूछ रहा है, कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से निकालना है। स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक फॉर्मेट है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने का। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को, हाँ जी, येलो पेन लेना है। लो जी, येलो पेन आ गया। ये रही एक्सेस, हाँ मेरे बच्चों, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन है सर? ये रही रॉड। ओके बेटा, दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, दिस इज x इज इक्वल्स टू L। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी लेंथ L दी गई है आप लोगों को। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है प्यारे बच्चों। रॉड का सेंटर ऑफ मास वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड कहाँ होता है? मिड पॉइंट पर होता है, L/2 पर। बेटे मिड पॉइंट पर तब होता है जब इसका लेमडा कांस्टेंट होता है, इट इज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। ओके, अब the density is not uniform, okay, the density varies like what? So this lambda is equals to lambda not x। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? सबसे पहले, हाँ जी, यहाँ पर एक छोटू लाल एक एलिमेंट लेते हैं प्यारे बच्चों। ये है x, और x पे जाके dx। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ऐप पे जाओ, वहां बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, शॉर्ट में सब समझा रखा है। ये dx है। क्या है ये? dx। dx का dm निकालेंगे, है ना। और dm क्या होता है प्यारे बच्चों? दैट dm इज इक्वल्स टू लेमडा dx। इज दैट क्लियर? फिर हम निकालेंगे इस dm का cm। तो क्या छोटा सा मास है नुन्नू सा, तो क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा प्यारे बच्चों वो यही होगा। क्या इसके कोऑर्डिनेट होंगे x,0। बस अपना काम होने वाला है। क्या xcm इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dm इंटू x अपॉन इंटीग्रल dm। प्यारे बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होता है जब भी कभी पार्टिकल्स नहीं होते, बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, तो हम सीधे सीधे इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्लियर है? और किसी को कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस उसको रट लेना है। क्या करना है? ये जो एक्सीएम है, इस एक्सीएम को ऐसे लिख लो बस, लेमडा dx इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रल लेमडा dx। बस ये रट लेना है आपको, और लेमडा से लेमडा नहीं काटना है। यही फॉर्मूला है, ध्यान रखना, यही रटना है प्यारे बच्चों आपको। चलो जी, तो यहां से सर इसका मतलब that axiom is what sir? Lambda x dx अपॉन इंटीग्रल लेमडा dx। बस बेटा अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रख दो। क्या क्वेश्चन के अंदर आपको लेमडा कितना दिया था सर? लेमडा लेमडा नॉट x था, तो यहाँ पे उठाएंगे, क्या इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट एक्सियम इज इक्वल्स टू बेटे लेमडा नॉट x इंटू एक्स के साथ dx, हाँ जी, अपॉन इंटीग्रल लेमडा नॉट एक्स dx। और बेटे x की लिमिट आप सभी जानते हैं, इस रॉड के केस में ये यही रॉड है,
जीरो से लेकर के कहाँ तक, एल तक एक्स को बढ़ा देंगे। घबराना नहीं है, ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगर बिल्ली कबूतर आमने सामने हो तो कबूतर की आंखें बंद करने पर बिल्ली जाती नहीं है। ये सवाल पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। और 2 क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा और 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो पक्का पक्का हो जाएगा, ठीक है ना, रोटेशन तक साथ बने रहे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से सॉल्व करते हैं। यस, लेमडा नॉट बाहर आ गया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से बेटे लेमडा नॉट आ गया, यह आ गया एक्स डी एक्स, जीरो से एल, जीरो से एल, छम्मा छम्मा, क्या ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, जीरो से एल, और ये हो गया बेटे एक्स स्क्वायर बाई 2, जीरो से एल। सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो इट कम्स आउट टू बी 2l/3। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन, सर ऑप्शन बी सही है। और भावुक मत होना, ये यहां से है ओरिजिन से, अगर कहीं क्वेश्चन बदल के यहां से पूछ ले तो भैया प्लीज एल में से माइनस करना ना भूलें। गलती कर चुके हैं कई बार बच्चे, भावुक हो जाते हैं, डिस्क के सेंटर से निकाल आते हैं। भैया जहां से पूछा है वहीं से तो बताओगे, नहीं सर मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होता भाई। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसका भाई दूसरा बिल्कुल ऐसा ही सवाल जो पेपर में पूछा गया है और आने वाला है, ध्यान रखना। द लीनियर डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर वेरीज लैम्डा इज इक्वल टू 2 + x। हाँ जी, लैम्डा दिख रहा है ना सब बच्चों को? यस सर। अब बेटे ध्यान देने वाली बात है, देन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एक ही बात है प्यारे बच्चों यहाँ पर, कहाँ से, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। इज दैट क्लियर? तो पता है कुछ नहीं करना, अब तो मेहनत भी नहीं करनी, क्या है पता लग गया आपको, रॉड है तो रॉड के लिए सीधा सीधा बेटे एक फॉर्मूला लगाना है। ये इसका छोटू सा ये डीएम है, ये बेटे x इज इक्वल टू 0 है प्यारे बच्चों, ये है x इज इक्वल टू 3। क्या मेरी बात क्लियर है बेटे? ओके, अब क्या करना है, वो फॉर्मूला याद है आप लोगों को क्या, दैट एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रल, यस, लेमडा एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रल, हाँ बेटे लेमडा डीएक्स। मैंने आपसे कहा था ना बस ये रटना है और कुछ नहीं करना है। आशा करता हूं सब बच्चे इसको रट लेंगे। क्लियर है? हो गया अपना काम। चलो बेटे वैल्यू पुट कर दो। लेमडा को लिख सकता हूं 2 + x इंटू एक्स के साथ dx, और इसको लिख सकता हूं 2 + x के साथ dx। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो फटाफट से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रल 2x dx तो एक आ गया, साथ में एक्स स्क्वायर डी एक्स एक आ गया। अब मैं बेटे स्पीड बढ़ाने वाला हूँ थोड़ी सी, इंटीग्रल 2 के साथ dx आ जाएगा, x के साथ dx आ जाएगा, 0 से 3 मेरे बच्चों। सॉल्व कर देंगे, यस सर। तो क्या पूरा पूरा सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा, है ना बेटे? इट कम्स आउट टू बी 12/7 मीटर। मैंने कहा था ना स्लो गोवर्स में गजब की स्पीड पकड़ने वाला हूं। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। ध्यान रखना सेम क्वेश्चन मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रोटेशन में आने वाला है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। थोड़े से सेंटर ऑफ मास में हमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा प्यारे बच्चों हम लोगों को कोलिजन के ऊपर मेहनत करनी होगी। चलिए आपसे कह रहा है बॉम्ब ट्रैवलिंग इन ए पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लोड्स इन मिड एयर देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट। देखो भाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में स्टार्ट करने वाला हूं, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, सॉरी ये चैप्टर ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूलों पे चर्चा करेंगे। क्या? पहला फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यस, m1v1 m2v2 m3v3 डॉट 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 अपॉन, हाँ बेटे, m1 + m2 + m3। क्लियर है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी इसी तरह से लिख सकता हूं, क्या बेटे, m1a1 + m2a2 डॉट 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 अपॉन, यस, m1 + m2 + m3, ऐसे। तो ये VCM है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ACM है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लिखते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स होता है प्यारे बच्चों M × ACM। क्या होता है? M × ACM। और ACM को क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं dVCM/dt। ओके, फिर क्या करना है सर, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो सर इसका मतलब दिस dVCM/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगी। इट सिंपली मीन दैट
यस, दैट VCM इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। कौन सा फोर्स जीरो है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है प्यारे बच्चों। इस एक्सटर्नल फोर्स जीरो को हम बोलते हैं फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम जिसका बाहर से कोई लेना देना नहीं हो, जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, उसका VCM हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? उसका VCM हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है उसका VCM? हमेशा प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है। इसका मतलब समझना, इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? कब? जबकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो सोचो कितने सारे फार्मूले हो गए हैं, है ना भाई? VCM का, ACM का, और ये होगी कहानी हमने पढ़ी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की। चलो बेटे इस क्वेश्चन को समझते हैं मेरे बच्चों ध्यान से। ए बॉम्ब ट्रैवलिंग इन ए पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी एक्सप्लोड्स इन द मिड एयर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट। एक्चुअली प्यारे बच्चों ध्यान से समझने वाली बात इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि जब कोई बॉम्ब एक्सप्लोड करता है ना, तो जो बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो बॉम्ब के एक्सप्लोजन में, यस, ये एक्सप्लोजन हुआ, सारे के सारे जो फोर्स जनरेट होते हैं वो इंटरनल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करते। तो जरा सोचो अगर बॉम्ब ना फटता होता तो क्या ये इस पैराबोलिक पाथ पर जाता? हेलो, बताओ भाई, बात समझ में आ रही है कि यस सर यहाँ जाता, और MG कैविटी इस पर यहाँ लग रहा होता, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था ऑब्वियस है वो यहाँ पर गिरता। तो यार बम के फूटने से क्या फर्क पड़ रहा है? बम के फूटने पर इंटरनल फोर्सेस ही तो आ रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस तो सेंटर ऑफ मास की पूंछ भी नहीं फाड़ सकेंगे। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास इसी पैराबोलिक पाथ पर क्या करेगा प्यारे बच्चों? मूव करेगा, उस पर जो कि फूटा हुआ नहीं था। तो क्या कह सकता हूं? मेरे ख्याल से ज्यादा समय ना खराब करते हुए, आप समझदार हैं, इसका ऑप्शन आंसर दिया गया है, इसका D ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलो प्यारे बच्चों अब अगला सवाल करते हैं, इससे कनेक्टेड छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम हैव जीरो रिजल्टेंट, बहुत सुंदर, देन द सेंटर ऑफ मास must not move, must accelerated, may move, may accelerate। प्यारे बच्चों एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यस सर। अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या ACM जीरो है? यस सर। ACM जीरो है तो क्या VCM कांस्टेंट है? यस सर। जरा बताइए पहले सेंटर ऑफ मास की क्या स्टेट थी? सर पहले जो था, पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था तो रेस्ट पर रहेगा। सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का रेस्ट पर रहना नहीं होता। VCM कांस्टेंट का मतलब सेंटर ऑफ मास का रेस्ट पर रहना नहीं होता। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था तो रेस्ट पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था तो मूव करता रहेगा, यानी कि VCM में कोई चेंज नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं इस वाले ऑप्शन में मस्ट नॉट मूव, मस्ट एक्सेलरेट, मे मूव, मे एक्सेलरेशन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। अब बचे ऑप्शन ऑन से मस्ट नॉट मूव, मे मूव, तो मैं कह सकता हूं मे मूव, क्योंकि इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियली क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था। तो चूंकि नहीं दिया गया है तो हम ये मानेंगे कि सेंटर ऑफ मास में मूव। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। चलिए, द टू बॉल्स आर थ्रोन इन द एयर, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स व्हाइल इन एयर। ये प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है, तो भैया बहुत बेसिक सी बात है, बॉल कहीं भी जाएं, है ना, इनकी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो, ऐसे भी हो सकती हैं, या इनकी वेलोसिटी प्यारे बच्चों ऐसे भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जी हमेशा कहाँ लगने वाला है? नीचे, यानी कि जी विल एक्ट डाउनवर्ड्स। ओके, अच्छा कमाल की बात, आइडेंटिकल तो है नहीं, तो इसका मास m1, इसका m2 कह दूं। अब किसी भी सिचुएशन में देखूंगा तो मैं तो जी की बात करूंगा ना, क्योंकि मुझसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों जो ACM होगा, क्या दैट ACM इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2
अपॉन m1 प्लस m2। हाँ बेटा, क्या ये माइनस जी होगा, ये माइनस जी होगा, तो क्या m1 माइनस जी प्लस m2 माइनस जी अपॉन, हाँ बेटे, m1 प्लस m2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप देख रहे हैं माइनस जी कॉमन लेके छम्मा छम्मा हो जाएगा, तो क्या बेटे माइनस जी आ रहा है? यस सर। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो एसीएम कितना आ रहा है बेटे? माइनस जी आ रहा है। इसका मासेस से कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ना तो डायरेक्शन ऑफ मोशन से लेना देना है, ना मासेस से लेना देना है, ना स्पीड से लेना देना है। इट इज सिंपली इक्वल टू जी। सो आई कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो प्यारे बच्चों, अगला सवाल करते हैं। ए 2 kg बॉडी एंड ए 3 kg बॉडी आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, मान लिया जी, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट 2 kg body has a velocity 3 meter per second and 3 kg body has a velocity of 2 meter per second in the same direction. Is that clear? So the velocity of the center of mass of this instant. आपको लग रहा होगा कितना आसान सवाल है, लेकिन बेटे विश्वास करो, कभी कभी बहुत भारी नहीं, बहुत नॉर्मल सी भी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन हम भावुकतावश गलत कर देते हैं। प्रीवियस ईयर में आए गए सवाल हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, तो बेटे इसका मतलब, इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूँ, हल्का भारी जज करना आपका काम नहीं है, हल्का भारी जज करना हमारा काम है, ये सब चीजें समझाना हमारा काम है। क्लियर है ना? चलो बेटे फटाफट से फॉर्मूला लगा दो वीसीएम का। क्या m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन, हाँ जी, डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इज दैट क्लियर? चलो बेटे फटाफट से देखो, एक 2 kg एक 3 kg है ना भाई, दोनों कहाँ जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, है ना बेटे? तो ये मैंने क्या करा, वीसीएम का फॉर्मूला लगा दिया। यस, दैट वीसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 3 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 + 3। सॉल्व करेंगे तो 12/5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी के साथ। मजा आ रहा है? आएगा आएगा। अब देखो भाई, आगे दोबारा कंपटीशन पे बहुत ही कमाल का सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। चलो ध्यान से देखो। टू स्फीयर ऑफ मासेस 2m and m आर इनिशियली एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस r अपार्ट। है ना बेटे? देखो, एक बॉडी का मास है 2m, दूसरी बॉडी का मास क्या है? m। और दोनों कितने डिस्टेंस पर हैं सर? दोनों के दोनों 2r डिस्टेंस पर हैं। कमाल की बात यह है सर, ये रेस्ट पर है सर, ये भी रेस्ट पर है। ओके, इनिशियली यानी कि t बराबर 0 पर। प्यारे बच्चों, दोनों बॉडीज क्या हैं? रेस्ट पर है। क्लियर है? अच्छा, कमाल की बात है, इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगा, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा। प्यारे बच्चों, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। कैसे पेयर होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब आपसे क्या कह रहा है भाई, जब इनके बीच का डिस्टेंस r/2 रह जाए तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर है। भैया कोई जरूरत नहीं है, ये 0 दिख रहा है ना तुम्हें? यस सर। क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये आगे भागे समझ में आता है, ये इधर की तरफ मूव करे समझ में आता है, ये इधर की तरफ मूव करे समझ में आता है। लेकिन एक बात बताओ, उसके मूव करने से क्या होने वाला है? हमें तो एसीएम से पूछा है ना। और एसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों? सर, एसीएम होता है एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर इसका मतलब एसीएम कितना होगा? 0। यानी कि सर, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। क्या क्लियर है सब बच्चों को? ये प्यारे बच्चों में समझना है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछ लेता कि यार इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी और इसकी इतनी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, तो जरा बताओ इनिशियली क्या ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, तो क्या यूसीएम कितना है? 0। जब यूसीएम कितना है? 0 है, और सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0, तो भाई वीसीएम भी तो 0 रहेगा। हाँ, यही तो लॉजिक है। और हम क्या करते हैं, दिमाग लगाने लग जाते हैं, अरे यार सवाल ग्रेविटेशन का है, इलेक्ट्रोस्टैट का है, ये वो फलाना ढिमाका दुनिया भर की बात है। तो बेटे पहली जो लाइन है प्यारे बच्चों, ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनिशियली एट रेस्ट।
ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, two bodies A and B have masses m and m respectively. M is greater than m, okay, and they are at a distance d apart. प्यारे बच्चों, दोनों कितने डिस्टेंस पर हैं? एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं। Equal forces applied to them so that they approaches each other. क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक हो गई बात। तो पोजीशन वेयर दे विल हिट ईच अदर। देखो कमाल की बात यह है, इस क्वेश्चन में भावुक नहीं होना है। ये क्या है सर? ये है अपना कैपिटल एम। ये क्या है सर? ये है अपना स्मॉल एम, और दोनों को मैंने यहाँ पे, ये इनका लाइन ज्वाइनिंग है। कमाल की बात ये है प्यारे बच्चों, ये किसी डिस्टेंस डी पर हैं, अपार्ट मतलब रेस्ट पर हैं। ओके, अब सोचो दोनों पर एक दूसरे पर फोर्स लगाया। अब यार फोर्स तो कैसे भी लगा सकते हैं, आपने अंदर की तरफ ही क्यों लगाया? ये अंदर की तरफ इसलिए लगाया बेटे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो सोचो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फोर्स दोनों पर कहाँ लगा है सर? दोनों पर ये फोर्स अंदर की तरफ ही लगा है। अब जरा बताओ, क्या सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। ACM 0, VCM कांस्टेंट। क्लियर है? अब जरा बताओ कि ये रेस्ट पर था? यस सर। अगर ये रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है तो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा? लो जी साहब। तो बेटे पता क्या होता है, ये भी मूव करता है, ये भी मूव करता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहता है। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या सर ने बताया था अगर ये लाइटर है, क्योंकि क्या कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो जरा बताना सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? सर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसके पास, हैवियर वाले के। किसके पास? हैवियर वाले के पास। अब जरा समझना, सेंटर ऑफ मास वही है, सेंटर ऑफ मास को वही रहना है, तो पता है क्या होगा? तो अल्टीमेटली ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और सेंटर ऑफ मास हिलेगा नहीं। तो ये दोनों के दोनों लास्ट में कहाँ करके मिलेंगे? इसके सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो क्या था? रेस्ट पर था। तो सर इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि ये बॉडी और ये छोटे वाली बॉडी और ये है इसका सपोज सेंटर ऑफ मास, तो सर इसके रेस्ट पर रहने के लिए ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और दोनों यहीं पर आकर के मिलेंगे। क्या क्लियर है बेटे? तो जरा बताओ, ए के पास या बी के पास? सर इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ए के पास आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ओहो, ये वाले सवालों पे भी बहुत ध्यान देना है भाई। क्या कह रहा है बेटे? ध्यान से देखो। ए वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg। सर ये मुझसे होते ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, 2 मिनट का काम है। हाँ जी, ए वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। देखो बेटे ये प्लैंक है, ये प्लैंक है, इस प्लैंक के ऊपर ये एक मैन है। ओके, हाँ जी, तो ये शुभम है, शुभम प्लैंक के ऊपर है। ए वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ए मैन ऑफ मास 60 kg स्टार्ट मूविंग। बेटे शुभम का जो मास है वो कितने दिया है? ये 60 kg दिया है, और ये यहाँ से मूव करना शुरू करता है। लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 10 मीटर। तो आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर व्हेन द मैन रीचेस द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। ये वाला यहाँ पहुंच गया। बेटे मैं आपको बता दूं, इसकी जो फिजिक्स है वो तो बहुत लंबी है, अपने को तो सीधे सीधे सवाल का जुगाड़ बिठाना है। पेपर में सवाल आ चुका है, ध्यान रख लेना। क्या जुगाड़ है? जुगाड़ ये है सर कि लेफ्ट हैंड साइड का मास और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड के मास और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। बात खत्म। एक लेफ्ट जाएगा, एक क्या जाएगा? राइट। बस इतना सा जुगाड़ करना है। ठीक हो गई बात? हाँ जी, अब बताओ जरा फटाफट से। हाँ जी, जब ये मैन यहां से यहां मूव करता है प्लैंक पर, तो बेटे प्लैंक थोड़ी सी खिसक जाती है। मैन यहां पहुंचा तो प्लैंक कितना खिसक गई? प्लैंक एक्स खिसक गई। तो पता है मैन एक्चुअल में कितना चला? मैन को लगा मैं तो यहां से यहां पहुंचा हूं, यानी कि एल चला हूं। नहीं, एल तो उसको लगा ये चला है, लेकिन क्या प्लैंक कितना खिसक गई? एक्स पीछे आ गई है। तो एक्चुअल में जो मैन है वो कितना चला है स्टूडेंट्स? एल माइनस एक्स चला है। अब बताओ जी, राइट कौन गया? राइट गया मैन, लेफ्ट कौन गई? प्लैंक। तो प्लैंक का मास कितना है? प्लैंक का मास कितना है? 20 kg। वाओ, दिस इज 20 kg। तो सर ये प्लैंक के लिए
एंड दिस इज फॉर मैन। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो फटाफट से बताओ। हाँ बेटे 20 इसका मास है प्लैंक का, कितना खिसक गई x। अब कमाल की बात है, मैन का मास कितना है सर? मैन का मास है 60 kg। ओके, तो दैट 60 इंटू, और बेटे ये चला है L-x। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके प्यारे बच्चों, चलो जी हो गया अपना काम। बस अब तो सॉल्व कर सकते हैं। दैट 20x इज इक्वल्स टू, यस 60 इंटू L कितना है? What is the length? Sir, this length is 10 meter. Yes, this is 10 minus x. So get 20x is equals to 600 minus 60x. Yes, 80x is equals to 6. हाँ बेटे 0 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से सॉल्व करके this x comes out to be yes 7.5 मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, इसमें कभी कभी क्या पूछ लेता है, इसमें कभी कभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन भी पूछ लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन निकालना हो तो क्या आंसर लिखेंगे सर? 10 माइनस 7.5, दिस इज 2.5 मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों करते हैं अगला सवाल। देखो भाई, ये सवाल पूछा गया AIPMT प्री 2012 में। अब देखो अनाड़ी खिलाड़ी का फर्क देखना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप हंस क्यों रहे हो सर? हंस रहा हूँ इसलिए भैया सवाल देखो कितनी महाभारत लिखी है। ए 2% ऑफ मास इतने के जी रेस्पेक्टिवली, अपोजिट एंड ऑफ द बोट, लेंथ ऑफ द बोट, ये वो दुनिया भर की बातें। अब बोट क्या कह रहा है? बोट स्टिल वाटर में, तो इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाई पूछ रहा है। अरे भाई आंसर 0 आ जाएगा। ओहो सर समझ गए क्या? सिस्टम पर जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता। कमाल की बात क्या है प्यारे बच्चों? इंटरनल पार्टिकल कैसे भी उछल कूद करें, ये बड़ी कमाल की बात है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो पूरे सिस्टम का होता है। तो ये चले या बोट मूव करे, समझ में आ रही है बेटे बात? लेकिन कुछ भी हो, इनके जो भी फोर्सेस होते हैं सारे इंटरनल, और इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर पाते। हाँ, अगर ये पूछ लेता बोट कितना शिफ्ट हुई तो बता सकते थे। ये पूछ लेता 55 kg वाला कितना गया, ये बता सकते थे, सब बता सकते थे। लेकिन अगर आपसे सिस्टम की बात करें तो सवाल ही खत्म हो गया यार। क्यों? क्योंकि जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास मूव क्यों करेगा? इज दैट क्लियर? तो इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर, the center of mass of the system shifts by 0 as there is no external force। खोदा पहाड़ निकली चुईया भैया। वह हम तो ये सोच रहे थे सर वो वाला सवाल है, कौन से वाला? लेफ्ट बराबर राइट। यस, कर सकते थे, लेकिन वो तब होता जब आपसे ये पूछता कि प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुई। यहाँ तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब आप समझ रहे हैं प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए सवाल का मतलब। अब सोचो अगर तुमने सवाल को पढ़ने में समय खराब कर दिया, डायग्राम बना दिया ना, और तुम इसमें उलझ गए, तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा, जबकि आंसर देख रहे हो 0 आने वाला है। चलिए अगला सवाल करते हैं प्यारे बच्चों। ए बॉम्ब ऑफ मास 12 kg रेस्ट एट रेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिए। ओके, एक्सप्लोड्स इन 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ masses in ratio 1:3। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट इज इतने देन द मोमेंटम ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट इज। छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, सब बच्चे जानते हैं। एक फार्मूला मोमेंटम का mv होता है, एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ ये होता है, एक मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ प्यारे बच्चों ये फार्मूला होता है, एक सिंपल काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² वाला फॉर्मूला होता है। क्लियर है? चलिए फटाफट से इसके सॉल्यूशन से समझते हैं, समय खराब ना करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कभी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो बॉम्ब के एक्सप्लोजन में जो फोर्सेस होते हैं प्यारे बच्चों, वो सारे कैसे फोर्स होते हैं? इंटरनल फोर्सेस। और अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एब्सेंट है, तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट रहता है। तो मोमेंटम हमेशा क्या कर सकते हैं? कंजर्व, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, क्या एफ एक्सटर्नल इज 0? यस, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में चेंज। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं सकती, कम नहीं हो सकती, दोनों हो सकते हैं। मोमेंटम पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात मुझे समझ में आती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों चेंज हो सकती है। सोच के देखो, एक बॉम्ब रेस्ट पर था तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी? जब एक्सप्लोड हुआ तो उसके टुकड़ों के पास एनर्जी आई ना। सर थोड़ा और डिटेल में एलेबोरेट करके बताएं। ये तो सॉल्यूशन है, तुम कर ही लोगे मुझे पता है। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा उस पर प्लीज फोकस करना। मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एक बॉम्ब है जो रेस्ट पर है, अब सोचो टूट गया। अब
रेस्ट पर एक्सप्लोड हुआ तो इंटरनल फोर्स क्या है, सिस्टम पर है, लेकिन क्या एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 है। माना ये 2 kg और 3 kg के सेगमेंट में टूटा। अब देखो इधर की तरफ कितने से जा रहा है, मान लो इधर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला टुकड़ा मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, हाँ जी, मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए इधर की तरफ कितने से जाएगा सर, 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा। यार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है सिंपल भाई, पहले 0 था बाद में भी 0 होगा, क्लियर है। और प्यारे बच्चों एनर्जी लिखते हैं, जरा सिस्टम की एनर्जी लिखो। सर सिस्टम की इनिशियल 0 थी, फाइनल कितनी हो गई सर, हाफ इंटू 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या बेटे ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब जरा बताओ, क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस सर। इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। ये तो कंसेप्ट था। अब ये क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों फटाक से, क्या करना है आपको, मासेस ऐसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, तो होप सो यू कैन डू इट वेल, ओके, एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल है, सिंपल से इक्वेशंस हैं, आप इसको समझ के सॉल्व कर सकते हैं। एक आपने मोमेंटम यहाँ पे कंजर्वेशन लगाया है बेटे, ध्यान से अगर आप देखें, ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई थी, ओके, तो इससे आप सॉल्व करके जो भी वो आपसे पूछे वो मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो बच्चों, अब अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग कोलिजन की तरफ चलने वाले हैं, और कोलिजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट से मैं तुम्हें पहले एक बार कोलिजन का एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ प्यारे बच्चों। यस, दैट इज द टाइप ऑफ कोलिजन, ओके। यस प्यारे बच्चों, डायरेक्शन के बेसिस पर दो तरह के कोलिजन होता है, एक वन डायमेंशनल कोलिजन जिसको हेड ऑन बोलते हैं, और ये होता है 2 डायमेंशनल कोलिजन जिसको ओब्लिक कोलिजन बोलते हैं, ओके। यस, काइनेटिक एनर्जी के लॉसेस के आधार पर भी 3 तरह के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ओके बेटा। अच्छा ये मैं आपको भी समझाने वाला हूँ, अच्छे से चिंता ना करें, और हम लोग अभी हेड ऑन ही पढ़ेंगे मेनली। और जो क्वेश्चंस हैं वो यूजुअली जितने अब तक पेपर में पूछे जाते हैं वो सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन से डायरेक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ठीक है, थ्योरी हल्की सी पढ़ते हैं। द कोलिजन इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सेम लाइन before and after the collision is defined as the one dimensional collision, or the collision in which the particle moves in the same plane at different angles before and after collision is defined as the oblique collision, okay। ये तो ठीक है, बाद में इस पर और डिटेल में चर्चा कर लेंगे, मेनली यहाँ पर आते हैं, ये अपने काम की चीज है प्यारे बच्चों। एक कोलिजन को इलास्टिक तब कहते हैं अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम। यहाँ ध्यान रखना, ड्यूरिंग कोलिजन वर्ड आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल, यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या है बेटे, यस, इज दैट काइनेटिक एनर्जी इज सेम, यस, बिफोर एंड आफ्टर, ध्यान रखना, बट नॉट ड्यूरिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्या होता है प्यारे बच्चों, जब कोलिजन होता है तो जब ड्यूरिंग द कोलिजन होता है तो ड्यूरिंग द कोलिजन पार्टिकल्स अपने जब करीब आते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो सम पार्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर कंजर्व रहती है, यस सर, बट ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इज दैट क्लियर? हाँ बेटे, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का प्यारे बच्चों लॉस हो जाता है, ये कांस्टेंट नहीं रहती है। और प्यारे बच्चों जिस जिस कोलिजन में पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं आफ्टर द कोलिजन उसे परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं, और इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, क्लियर है बेटे? तो ये 3 तरह के कोलिजन के बेसिकली टाइप है एनर्जी पे। कमाल की बात यह है कि तीनों के तीनों केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, ओके। बट काइनेटिक एनर्जी के बारे में प्यारे बच्चों जहां तक हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के केस में काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल इलास्टिक कोलिजन में ही क्या रहती है, कंजर्व रहती है। एक प्यारे बच्चों यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, ये डिफाइंड होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना, v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2 बोलते हैं इसको। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है प्यारे बच्चों। ई की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए, किसके लिए, यस, इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E0 होता है, और जनरली किसी भी कोलिजन के लिए जैसे इनइलास्टिक कोलिजन के लिए प्यारे बच्चों ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है।
अब मैं बात कर रहा था हेड ऑन कोलिजन की, जो हमने कहा था कि भाई इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे कि भाई हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं तो हेड ऑन कोलिजन में देखो ये M1 मास की बॉडी आई, तो प्यारे बच्चों ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जिधर इसकी वेलोसिटी है। ओके, एंड व्हेन दे कोलाइड, जब ये आपस में कोलाइड करेंगी दोनों बॉल्स, तो दोनों बॉल्स के आपस में जब आप कोलिजन को एनालाइज करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या ये इस पर इधर फोर्स लगाएगी और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगी। तो जो टक्कर में लगने वाला फोर्स है ना, जरा बताओ, क्या वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ना? यस सर। तो ऐसा कोलिजन हेड ऑन कोलिजन कहलाता है। आप मेरी बात समझ गए? और अगर मैं आपसे ये कहता कि एक बॉल, यस, ये किसी दूसरी बॉल से आकर के टकराई, अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी किधर थी? क्या इसकी वेलोसिटी इधर थी जब ये टकराने आई? लेकिन जब ये टकराएगी तो फोर्स जो होगा वो इसके अलोंग ऐसे लग रहा होगा। ओके, तो ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये बेसिकली ओब्लिक कोलिजन कहलाता है। इज दैट क्लियर? चलो बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखें सब बच्चे, कि अगर कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है तो मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ये प्यारे बच्चों मोमेंटम की एक इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है ना? हेड ऑन इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ये ई की डेफिनेशन है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ओके, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाता है। ये देखो, इसको याद कर लोगे, टाइम बचेगा थोड़ा सा, मेरा ये मानना है, कुछ नहीं करना है। M1U1 ये क्या है सर? ये एक्चुअल में टक्कर लगने के बाद ये बॉडीज की वेलोसिटीज है। ओके, तो टाइप ऑफ कोलिजन अगर पता हो तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से ये वाले दो फॉर्मूले यूज कर सकता हूं। क्या मेरी बात बेटे क्लियर है? ओके, ई को 1 रख देंगे तो यही इलास्टिक कोलिजन बन जाएगा। ई 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ई को 1 रख देंगे इन फॉर्मूलों में, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा इलास्टिक कोलिजन। ई बेटे 0 से 1 के बीच आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर ई की वैल्यू बेटे 0 रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये कहानी है। अब मैं आपको दो तीन छोटे से रिजल्ट्स बताता हूँ जो बहुत काम आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट, है ना? क्या रिजल्ट्स काम आने वाले हैं? पहला रिजल्ट, अगर मान लीजिए ये एम और ये एम, यानी कि दोनों के मासेस क्या है बेटे? सेम। ये वाली बॉडी किसी स्पीड सपोज यू से आ रही है और ये वाली बॉडी रेस्ट पर है, तो टक्कर के बाद, किसके बाद? टक्कर के बाद इस बॉडी की जो स्पीड V1 होगी और इस बॉडी की जो स्पीड V2 होगी, दैट V1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटे, 1 माइनस ई यू बाई 2, और इसकी आ जाएगी 1 प्लस ई यू बाई 2 आ जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट्स हैं। ओके, टक्कर लगने के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज। इज दैट क्लियर? है ना? कैसे आया? बहुत आसान है यार, m इंटू यू प्लस m इंटू 0 इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलवेज होल्ड्स गुड, तो यहां से ये मेरे पास M2V2 आ जाएगा। सो दैट mu इज इक्वल्स टू, यस, M1V1 प्लस M2V2। चूंकि मासेस सेम है तो क्या इसको लिख सकता हूँ MV1 प्लस V2। ओके बेटा, तो यहाँ से V1 प्लस V2 किसके बराबर आ जाएगा सर? U के बराबर आ जाएगा। और एक E की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 से। ओके बेटा, यस, V2 क्या है निकालना है? V2 माइनस V1, U1 U है, ये 0 है, तो बेटे V2 माइनस V1 मेरे पास ई आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास दो रिलेशन आ गई हैं। क्या V2 प्लस V1 इज इक्वल्स टू, मेरे पास U आ गया है। ओके, ये छम्मा छम्मा हो गए, तो क्या 2V2 इज इक्वल्स टू, ओके, हाँ जी, ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी EU आएगा, EU है ना? यस, दैट इज EU। ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसलिए डेरिवेशन कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। और V2 प्लस वी किसके बराबर था? U के। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो U कॉमन ले लिया, 1 प्लस ही आ जाएगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस EU/2 आ जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से V1 कितना आ जाएगा सर? 1 माइनस EU/2 आ जाएगा। तो जरा सोचो, टक्कर लगने के बाद
अगर इनकी वेलोसिटी के रेशियो पूछ ले, वाओ, तो क्या वो 1+e/1 - e आ जाए। तो प्यारे बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? क्या सिचुएशन लगाई, क्या शर्त लगाई है? मैंने कहा है द बॉडीज हैव आइडेंटिकल मासेस, ओके। तो टक्कर लगने के बाद हेड ऑन कोलिजन में जो इनकी वेलोसिटीज होंगी, उनके एक्सप्रेशन ये हो जाएंगे। क्लियर है? एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दो और एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाने पर ये रिजल्ट प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें एक और अच्छा सा रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। क्या? अगर ई की वैल्यू को 1 कर दूं, तो ई की वैल्यू को 1 करने पर बेटे जो मेरे पास V2 आएगा, क्या वो 1+1 U/2 से? यस, दैट इज 1+1। हाँ जी, U/2 से। क्या दिस कम्स आउट टू बी U? और बेटे जो V1 है, क्या दैट वुड बी 1 - 1 U से 0 आ जाएगा। यानी कि जब कोई दो बॉडीज जिनके मासेस सेम होते हैं यू से आके टकराती है, इलास्टिकली कोलाइड करती है, तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो ये वाली बॉडी कितने से जाएगी? सर ये वाली बॉडी तो रेस्ट पर आ जाएगी, और ये वाली बॉडी कितने से जाएगी बेटे? ये वाली बॉडी अब किसी वेलोसिटी यू से क्या करेगी? मूव करेगी। क्लियर है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी का इंटरचेंज होना। क्या होना बेटे? वेलोसिटी का इंटरचेंज होना। मान लो मैं तुमसे कहूं कि यार एक बॉडी है जिसका मास m है, एक दूसरी बॉडी जिसका मास क्या है बेटे? m, ओके। यस, ये जा रही है इधर कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। ये इधर जा रही है कितने से? 4 मीटर पर सेकंड से। कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। क्या आइडेंटिकल मासेस हैं? यस सर। कोलिजन इलास्टिक है, तो पता है क्या होगा? यस सर। ये वाली बॉडी के पास कितनी आ जाएगी? सर इस वाली के पास इधर 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और इस वाली के पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यानी कि वेलोसिटी गेट इंटरचेंज व्हेन द मासेस आर सेम। सो प्यारे बच्चों, कंक्लूजन लिखते हैं शॉर्ट में, है ना। क्या क्या कंक्लूजन हमने निकाला? हमने कंक्लूजन निकाला है सर कि अगर मान लीजिए, हाँ, कोई भी कोलिजन है, तो किसी भी कोलिजन में सबसे पहली चीज, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल काइंड ऑफ कोलिजन्स। ओके बेटा, काइनेटिक एनर्जी just before and just after collision, kinetic energy is just before collision in E बराबर 1, K final is less than K initial in case when E01, and K final is much less than K initial when E is equals to 0. This is the maximum loss in kinetic energy. ओके मेरे बच्चों, तो ये छोटा सा रिव्यू था। वैसे तो आप लोगों को कोलिजन मुझे पता है आता ही है ना, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कोशिश की है कि मैं आपको रिवाइज करा दूं, ताकि कोई भी चीज एकदम से प्यारे बच्चों आपके सामने प्रेजेंट ना हो जाए। अच्छा, एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों इसके अंदर। क्या है वो रिजल्ट? यस, यहाँ पे देखें, एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। यस, रिजल्ट यह है प्यारे बच्चों कि जब कोई बहुत हैवियर ऑब्जेक्ट किसी लाइटर ऑब्जेक्ट से टकराता है, माना इसकी स्पीड कितनी है बेटे? u, और ये क्या है प्यारे बच्चों? रेस्ट। या सपोज मान लो कि यार ये u1 है और ये u2 है, तो टक्कर के बाद, है ना, कोलिजन कैसा है बेटे? इलास्टिक। तो टक्कर के बाद ये जो हैवियर है, इसकी स्पीड तो u1 ही रहती है, लेकिन जो ये स्मॉलर वाला है प्यारे बच्चों, इस स्मॉलर वाले की जो वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज, यस, 2u1 - u2। दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या रिजल्ट आता है? दैट वेलोसिटी ऑफ दिस इज 2u1 - u2। तो बेटे ध्यान रखो प्यारे बच्चों, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और ये कौन सा केस है? ये वो केस है जबकि दैट m1 इज मच ग्रेटर देन m2। इज दैट क्लियर? तो सारा कोलिजन आपके सामने है। चलो बेटे फटाफट से, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ये एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर इसमें ई को क्या पुट कर दूं? 0, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा इसमें। सर ये आएगा m1 m2 2 × m1 + m2, हाफ लिख रहा हूँ, और ये आ जाएगा बेटे, ई को 0 रख दिया, u1 - u2 का होल स्क्वायर, है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलो बेटे आगे बढ़ा जाए। चलिए,
बाकी तो ठीक है, ज्यादा दिमाग अपने को लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। ए बॉम्ब ऑफ मास 12 kg at rest explodes into two fragments of masses in ratio 1:3. The kinetic energy of the smaller fragment is इतने, then the moment of the heavier fragment पूछ रहा है। ऑब्वियस है बेटे, एक्सप्लोजन हो रहा है। जब भी कभी एक्सप्लोजन या कोलिजन होता है तो प्यारे बच्चों टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। ओके, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये रहा बॉम्ब कितने किलो का, सर 2 kg का। क्या ये रेस्ट पर है? यस सर। अब सोचो बेटे, रेस्ट पर है तो इसकी टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। अब ये 1:3 में ब्रेक होता है, ध्यान रखना, यानी कि 2 टुकड़ों में टूटा। एक m1 है, हाँ बेटे, एक कितना है, m2। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या m1 m2 का रेशियो 1:3 है? तो अगर सोचो इस बड़े टुकड़े का मास कैपिटल M होता तो क्या जो m1 होता, क्या 1 बड़े टुकड़े का मास, क्या 1+3 यानी कि 4, यानी कि मैं कह सकता हूं क्या बेटे m/3 होता? यस सर। और क्या मेरे पास जो m2 होता, क्या बेटे वो 3 बड़े टुकड़े का मास अपॉन 1+3 से प्यारे बच्चों, क्या ये 3m/4 होता? तो पहले वाला क्या होता सर? पहले वाला होता m/4, दूसरा होता 3m/4। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए तो जरा सोचो, 12 किलो वाला जो टुकड़ा था, 12 किलो वाले का कितना हुआ सर? ये हुआ 12/4 यानी कि 3 kg। तो ये सेगमेंट कितने का हुआ? 3 kg का। तो बेटे ये वाला सेगमेंट कितने का हुआ? 9 kg का। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? अब आपसे पूछ रहा है हैवियर फ्रेगमेंट का मोमेंटम बताओ, यानी कि अगर आपको इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पता लग गई तो आपको बताना है कि ये m2v2 क्या होगा। ओके बेटे, और कमाल की बात है, हिंट के लिए आपको इस टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है? 216 जूल गिवन है। चलो जी सॉल्व करें फटाफट से, है ना। सॉल्व मत करो, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। देखो भाई, हम मासिस आ गए। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। देखिए इस इक्वेशन को आप देख रहे होंगे। यस सर। क्या बेटे इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। तो क्या फाइनल मोमेंटम में कितना होगा? 0 होगा। तो फाइनल मोमेंटम 0 अगर है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, हाँ जी, ये वाली इक्वेशन। तो बेटे यहाँ से मेरे पास v1 बराबर कितना आ गया? -3v2 आ जाएगा। अब बताओ भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर वाले की, तो स्मॉलर वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ इंटू m1 यानी कि 3 kg इंटू, यस क्या बेटे, v1 का स्क्वायर। क्या ये किसके बराबर है? क्या 216 के बराबर है? मजा आ गया। क्या यहाँ से v1 आ जाएगा? यस सर। क्या इस v1 को उठा करके क्या यहाँ रख दूंगा तो v2 निकल जाएगा? और जब मेरे पास v2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या सेकंड वाले पार्टिकल का मोमेंटम नहीं आ जाएगा? तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना बेटे, क्योंकि कैसा भी एक्सप्लोजन या कोलिजन है, दैट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इज दैट क्लियर? चलो बेटे करते हैं अगला सवाल। In a collision between two solid sphere, velocity of separation along the line of impact, okay, yes, टू स्फीयर ड्यूरिंग दैट। तो भाई ये तो ई का डेफिनेशन अभी तो पढ़ा था हमने। ई का डेफिनेशन क्या होता है? ई का डेफिनेशन, ई का डेफिनेशन होता है वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, हाँ बेटे, सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलो मेरे बच्चों, सही हो गई बात? और आप सभी जानते हैं भाई, कोलिजन है तो ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? <1 होती है। तो जब ई <1 होगा तो ये जो पूरा टर्म है, क्या ये पूरी टर्म <1 होगी? यस सर। तो क्या जो सेपरेशन की वेलोसिटी होगी, क्या वो छोटी होगी किससे? अप्रोच से। हेलो, क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ भाई, इसका ऑप्शन ए सही होगा बेटे। यस, क्या लिखा है? सी लिखा है। यस यस यस, द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इट इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है मेरे बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। वाह जी वाह। फॉर ए टू पार्टिकल कोलिजन द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। अभी तो पता लगा है सर, कोलिजन में हमेशा ध्यान रखें, केवल केवल क्या कंजर्व रहता है? कोलिजन मतलब जनरल बात कर रहा है बेटे। और जनरल कोलिजन में आप सभी जानते हैं, किसी भी तरह का कोलिजन हो, केवल और केवल, केवल और केवल क्या कंजर्व रहता है प्यारे बच्चों?
केवल और केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। काइनेटिक एनर्जी कब कंजर्व होती है सर, केवल और केवल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह जी वाह, अगला सवाल, which of the following statement is true for collisions? Wow, momentum is conserved in elastic collision but not in elastic. Total kinetic energy is conserved in elastic collision but momentum is not conserved. Total kinetic energy is not conserved in elastic collision but momentum is conserved. Total kinetic and momentum both are conserved in all type of collision. दिमाग लगाओ फटाफट से, मेरे ख्याल से इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, another particle of mass m2 is moving with velocity v2, both of them have the same momentum but different kinetic energy। भाई ये सवाल तो बहुत ही पूछा जाता है प्यारे बच्चों, है ना। क्या है क्वेश्चन के अंदर, प्लीज ध्यान दें। यस बेटे, जब भी कभी इस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि भाई ये चीज सेम है तो उसी पे अपने को फोकस करना है। जैसे इसके अंदर क्या कहा गया है सर, इसके अंदर कहा गया है सेम मोमेंटम, तो इसका मतलब P क्या है बेटे, कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जीज का कंपैरिजन मासेस के साथ है। तो आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के साथ क्या बेटे, p²/2m लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे यूजुअली तो आप क्या लिखते हो, यूजुअली तो ऐसा लगता है यार काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m, लेकिन ये तब होता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। बस हो गया बेटे अपना काम। तो जिसका मास कम, यानी कि सर क्या, यस, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अब बताओ भाई फटाफट से, क्या m1 बड़ा है m2 से, तो सर इसका मतलब E1 छोटा होगा किससे, E2 से, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई, ये जो सवाल हैं इनसे डर लगता है लेकिन बहुत ही घटिया सवाल है। एक सिंगल तरीका है सॉल्व करने का, जब भी कभी कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा हो तो देखो कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ बेटे, टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली कोलाइड। भाई कई बार पूछा गया है सवाल ये। A is at rest initially and B is moving with velocity v along the x-axis. After collision B has a velocity v/2 in a direction। बस बस बस, ये लाइन सुनते ही मजा आ जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा। मैं आपको इसके ऊपर दो बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला, ऐसे सिचुएशन को वैसे तो एक्स और वाई में डायरेक्ट मोमेंटम बराबर करके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आई जे के का यूज करें। किसका यूज करें बेटे, आई जे के का। तो सबसे पहले ये आपकी आई हो गया, ये जे, ये माइनस जे और ये माइनस आई। क्लियर है, चलो बेटे ध्यान दो। हाँ बेटे, आईजी के में लिखने के बाद अब क्या करना है अपने को, ध्यान से देखें, शुरू करते हैं सवाल को। भाई सबसे पहले ए और बी m1 m2 है, कोलाइड कर रहे हैं। ए रेस्ट पर है इनिशियल और बी मूव कर रहा है किससे, वी से। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बॉडी है ये वाली है बी, और ये कौन है सर, ये है ए। ये आया, ये आया, ये सॉरी ये तो रेस्ट पर है, और इसका मास बेटे m2 है, इसका कितना है m1, और ये कितनी स्पीड से आ रहा है सर, ये स्पीड v से आ रहा है। अब कमाल की बात है, टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद क्या होगा सर, टक्कर होने के बाद जो बी है इसकी वेलोसिटी v/2 हो जाती है। ये इनिशियल डायरेक्शन थी। तो आपसे ये पूछ रहा है भाई ये वाला जो पार्टिकल है ए, ये किधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी वेक्टर पे कमेंट करो। ठीक, तो अब आप जानते हैं कोलिजन कैसा भी हो क्या कंजर्व रहता है, क्या लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। लो जी, हो गया मेरा काम। तो जरा बताओ बेटे फटाफट से, क्या m2v_i प्लस m1 × 0 इज इक्वल्स टू, हाँ जी बेटे, ये है आपका कौन सर, ये m2 है, तो क्या m2, लेकिन क्या v/2 j, एग्जैक्टली। तो क्या प्लस बचा कौन, अपने आप साइन के साथ आंसर आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये आ जाएगा m1 × v। देखो, यही तो कैलकुलेट करना है, और ये अंडर ग्रेविटी नहीं है, टेबल के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करके यहाँ पर जो मेरे पास ये जो वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर ये आ जाएगा। ओके, यस, दैट v1 वेक्टर, जिसे आप v बोल रहे हैं, ये v1 वेक्टर, दिस v1 वेक्टर इज यस m2/m1, यस हाँ बेटा, vi कैप
-m2/m1v/2 j कैप। क्या बेटे क्लियर हो गई बात? अब मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्शन मुझसे पूछ रहा है। और एक बात बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सर ये क्वाड्रेंट है आई कैप माइनस जे कैप। तो सर इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। और सब बच्चे जानते हैं इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा निकालने का तरीका। सर टेन थीटा होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। तो क्या करना है अपने को, इस वी वाई को इस वी एक्स से डिवाइड कर देना है प्यारे बच्चों। तो सॉल्व करेंगे सब, छम्मा छम्मा हो जाएगा। ये आ जाएगा -1/2। तो मैं लिख सकता हूँ थीटा को tan−1/2। था कोई इसमें काम? बस सीधे सीधे आई जे के में यूज करना है। किस में यूज करना है बेटे? आई जे के साथ। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करेंगे इसी तरह का, तो आपको फील आ जाएगी हाँ यार अपन सही कर रहे हैं। चलो, ए मास m moves with velocity v and collide inelastically with another identical mass at rest। देखो बेटा, ये तो और मजेदार सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एम मास की बॉडी है, दूसरी एम मास की बॉडी है। ये कितने से जा रही है? वी से। और कमाल की बात है ये क्या है? रेस्ट पर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इनइलास्टिकली से। अरे कैसे भी टकराए, मोमेंटम तो सारे तरह के कोलिजन में कंजर्व रहता है कि नहीं? यस। कोलिजन के बाद फर्स्ट मास मूव करता है कितनी वेलोसिटी से? v/√3 इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ कोलिजन है, तो जरा बताओ ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है? सर ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है v/√3 से। बोलो, क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो बचा कौन सा? ये वाला। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वाह, इसकी स्पीड पूछ रहा है। मैंने क्या कहा था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? एक तरीका तो एक्स वाई में मोमेंटम कंजर्व करना है, एक सीधा सीधा तरीका यस आई कैप माइनस आई कैप जे कैप और माइनस जे कैप। क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल काइंड ऑफ कोलिजन? यस सर। तो क्या बेटे इक्वेशन लिख सकता हूं यहां से m इंटू वी आई कैप। देखो ये वी आई कैप है क्या? यस सर। प्लस m इंटू जीरो टक्कर से पहले क्या m इंटू v/√3। क्या ये जे कैप है? ओके सर, जे कैप। और क्या प्लस m इंटू वी वैक्टर। अपना आंसर साइन के साथ आ जाएगा, टेंशन लेने दी लोड नहीं है। क्लियर है बेटे? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके मेरे पास ये आ जाएगा आपका फाइनली वी वेक्टर। और स्पीड पूछ रहा है, वैसे तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं दिस अपॉन दिस से। और स्पीड पूछ रहा है तो क्या दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 2v/√3। प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास का चैप्टर है, भावनाएं अनंत हैं, लेकिन क्या करें समय की बाध्यता है। फिर भी काफी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर की हैं प्यारे बच्चों। एटलीस्ट हमें थोड़ा आइडिया जरूर लगा है। लेक्चर को ध्यान से देखें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें और आपको दे रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप लोग उनको और बेहतर तरीके से कर सकें। पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और रोटेशनल के लेक्चर के लिए प्यारे बच्चों इंतजार करें। ज्यादा अच्छा प्रयास करने का कि मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि आपको उसमें पूरी मैकेनिक्स के ज्यादातर कंसेप्ट्स को प्यारे बच्चों में रिवाइज करा सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, खुश रहिए, हंसते रहिए और बने रहिए मोशन एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।